ये रिंगटोन सुन के कुछ याद आया? आप में से जो लोग स्मार्टफोन्स आने के पहले से मोबाइल यूज करते थे, उन्होंने कभी ना कभी एक नोकिया मोबाइल जरूर यूज किया होगा। नोकिया और ब्लैकबेरी जैसे मोबाइल्स जो कभी मोबाइल मार्केट को डोमिनेट करते थे, वो स्मार्टफोन्स की आने की वजह से पूरी तरह फेल हो गए। आज के डिजिटल वर्ल्ड में इनोवेशन सक्सेस के साथ साथ सर्वाइवल का भी मंत्र है, और जो बदलते सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली बदलता है, सर्वाइव वही करता है। मगर ये बात नोकिया और ब्लैकबेरी जैसे ब्रांड्स नहीं समझ पाए। आज आईफोन दुनिया भर में मोस्ट डिमांडेड मोबाइल फोन है, और आईफोन एक ऐसी टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन लेके आया था दैट चेंज्ड द कोर्स ऑफ ह्यूमैनिटी। बट एक्सपर्ट्स इस आइकॉनिक मोबाइल फोन के फ्यूचर पर आज सवाल क्यों उठा रहे हैं, और क्यों आईफोन जैसे रेवोल्यूशनरी मशीन को अगला नोकिया बुला रहे हैं? लेट्स डिस्कस। People don't stand in line at the Apple store anymore waiting to get the next iPhone. Apple isn't innovating like it used to. I'm not really that impressed by this phone. Yeah, you got to fire Tim Cook. It's a disaster. I mean, I think they haven't done anything innovative since this device, which is magical. The iPods are amazing. Listen, Steve Jobs passed away. The phone has been in decline since. No, there's no reason to upgrade your phone. 13 years after it revolutionized an entire industry, is Apple making the same mistakes as Nokia? Is Apple going the Nokia way? Is it poised to collapse just like Nokia? मार्केट में रिलीज होते ही आईफोन एक सेंसेशन बन गया। लोगों को रियलाइज हुआ कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मोबाइल्स के कंपैरिजन में आईफोन एक बहुत इनोवेटिव प्रोडक्ट था। एक फुल साइज फिंगर टच स्क्रीन के साथ साथ एप्पल ने इस फोन में आइकॉनिक ऐप स्टोर भी रिलीज किया, जिसमें अवेलेबल टन ऑफ एप्स ने इस फोन की यूटिलिटी को अनमैचेबल बना दिया। आईफोन से पहले भी एप्पल अपनी इनोवेटिव अप्रोच 2001 में दिखा चुका था। इस वक्त जापान की तोशिबा कंपनी ने सिर्फ एक 1.5 इंच की हार्ड डिस्क बना दी, जिसकी कैपेसिटी थी 5 GB, और तोशिबा को खुद भी ये आइडिया नहीं था कि वो इस प्रोडक्ट के साथ करें क्या। वो टाइम MP3 प्लेयर्स का था, और एप्पल को ये प्रोडक्ट देखते ही पता चल गया कि इस हार्ड डिस्क से वो एक ऐसा इनोवेटिव और पॉकेट साइज प्रोडक्ट बना सकते हैं जिसमें 1000 से ज्यादा गाने स्टोर किए जा सके। और एप्पल ने मार्केट में इंट्रोड्यूस किया आईपॉड जैसे रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट को, जिसने डिजिटल ऑडियो मार्केट में एक बहुत बड़ी डिस्ट्रप्शन लाई। बट आईफोन जैसे प्रोडक्ट ने एप्पल को इनोवेशन और रिलायबिलिटी का एक सिंबल बना दिया, और उसके बाद हर साल जब एक नया आईफोन लॉन्च होने वाला होता था, तब दुनिया भर के लोगों में उसके लॉन्च की एक क्रेज और ईगरनेस दिखती थी। और अब तो हालत ये है कि नए आईफोन्स के लॉन्च पर लोग क्रेज कम दिखाते हैं और क्रेजी मीम्स ज्यादा शेयर करते हैं। हाल ही में आईफोन 14 की लॉन्च पर खुद स्टीव जॉब्स की बेटी ईव जॉब्स ने ये मीम अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर करके इस बात को एंडोर्स किया कि एप्पल ने आईफोन को इनोवेट करना बंद कर दिया है। बात कुछ साल पहले की करें तो आईफोन इनोवेशंस का एक हब होता था। आईफोन 4 में जहां एक तरफ एप्पल ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग फेस टाइम HD रिकॉर्डिंग कैमरा इंट्रोड्यूस किया, वहीं अपने यूजर्स को आई क्लाउड जैसी ऑनलाइन स्टोरेज भी प्रोवाइड की। आईफोन 5S में एप्पल ने जहां एक फिंगरप्रिंट स्कैनर जैसा सिक्योरिटी फीचर इंट्रोड्यूस किया, वहीं सीरी जैसे वर्चुअल असिस्टेंट को फुली फंक्शनल भी किया। आईफोन 6 अपने डिजाइन और कैमरा क्वालिटी जैसे फीचर्स की वजह से आज तक का हाईएस्ट सोल्ड आईफोन है, जिसके एप्पल ने 222 मिलियन यानी कि 22 करोड़ से ज्यादा यूनिट सेल किए। आगे चलकर आईफोन के साथ साथ एप्पल ने एयरपॉड्स और एप्पल वॉच जैसे प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए, जहां एयरपॉड्स ने अपने यूजर्स को स्पेशल साउंड जैसा यूनिक फीचर प्रोवाइड किया, वहीं एप्पल वॉच को लॉन्च करके एप्पल ने एज ओल्ड वॉच इंडस्ट्री को भी डिसरप्ट किया। अपनी लॉन्चिंग के सिर्फ 2 साल के अंदर एप्पल वॉच 100 साल पुरानी रोलेक्स वॉच कंपनी को बीट करके वर्ल्ड की लार्जेस्ट वॉच मैन्युफैक्चरर बन गई। एक नोटिसेबल बात यहाँ ये भी है कि इन सब प्रोडक्ट्स में से आईफोन एप्पल का सबसे हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है, और अगर रेवेन्यू फिगर्स की बात करें तो एप्पल का तकरीबन 50% यानी कि आधा रेवेन्यू आईफोन की सेल्स से जनरेट होता है। बट पिछले कुछ सालों में ऐसा क्या हो गया है कि फ्रीक्वेंटली मीडिया और सोशल मीडिया में ये कहा जा रहा है कि एप्पल ने अपने हॉट सेलिंग प्रोडक्ट आईफोन को इनोवेट करना बंद कर दिया है, और हर साल एप्पल पिछले मॉडल्स में बस कुछ इंप्रूवमेंट्स करके नया मॉडल लॉन्च कर देता है। बट बेसिक प्लेटफॉर्म फोन का आज भी वही है जो शायद 10 साल पहले था। 2019 में एप्पल के CEO
टिम कुक ने अपने इन्वेस्टर्स से कहा कि लोग नए आईफोन कम खरीद रहे हैं क्योंकि वो पुराने आईफोन्स को ही रिपेयर करवा रहे हैं। इसीलिए शायद गोल्डमैन सैच के एनालिस्ट रॉड हॉल ने एप्पल की सिचुएशन को नोकिया से कंपेयर किया था। उनका कहना था कि नोकिया की मार्केट स्ट्रेटजी भी यही थी कि कस्टमर्स अपने फोन्स को फ्रीक्वेंटली अपग्रेड करते रहें, बट ऐसा हुआ नहीं। और प्रेजेंट ट्रेंड्स को देखकर यही लगता है कि ज्यादातर लोग अपने आईफोन्स को अपग्रेड नहीं करना चाहते क्योंकि शायद उन्हें नए मॉडल्स में कोई सब्सटेंशियल चेंज या इनोवेशन देखने को नहीं मिल रही। देखा जाए तो किसी भी टेक कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स में इनोवेशन लाने के लिए अपने रिसर्च और डेवलपमेंट यानी कि R&D में हेविली इन्वेस्ट करना पड़ता है और ये इन्वेस्टमेंट फिगर्स इस बात पर डिपेंड करती हैं कि उस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। और एप्पल इनकॉर्पोरेशन की फाइनेंशियल पोजीशन कुछ इस प्रकार है कि जनवरी 2022 में एप्पल इनकॉर्पोरेशन वर्ल्ड की फर्स्ट $3 ट्रिलियन कंपनी बन गई थी। यानी कि एप्पल इनकॉर्पोरेशन की वैल्यू दुनिया की कुछ टॉप इकोनॉमीज जैसे कि फ्रांस, इटली, कनाडा और साउथ कोरिया से भी ज्यादा हो गई थी। और आज सितंबर 2022 में भी एप्पल इनकॉर्पोरेशन की वैल्यू $2.5 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। तो इस डेटा को देखकर तो पता चलता है कि एप्पल इनकॉर्पोरेशन एक ऐसी कंपनी है जिसके पास फंड्स की कोई शॉर्टेज नहीं है। और अगर लेटेस्ट डेटा फिगर्स को ऑब्जर्व करें तो पता चलता है कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में एप्पल का टोटल रेवेन्यू अप्रॉक्सीमेटली $387 बिलियन था। वहीं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एप्पल ने $25.26 बिलियन इन्वेस्ट किए, यानी अपने टोटल रेवेन्यू का 6.5%। और अगर हम एप्पल के कॉम्पिटिटर्स के साथ एक कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो पता चलता है कि माइक्रोसॉफ्ट का सेम फाइनेंशियल ईयर में टोटल रेवेन्यू अप्रॉक्सीमेटली $198 बिलियन था, जिसमें से माइक्रोसॉफ्ट ने R&D पर $24.51 बिलियन इन्वेस्ट किए। और गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट, जिसका टोटल रेवेन्यू अप्रॉक्सीमेटली $278 बिलियन था, उसने R&D पर $35.36 बिलियन इन्वेस्ट किए। मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट और अल्फाबेट ने अपने टोटल रेवेन्यूज का रफली 12.5% R&D में इन्वेस्ट किया, जो कि एप्पल की R&D इन्वेस्टमेंट परसेंटेज से डबल है। और अगर हम 2021 के आईफोन से हुए रेवेन्यू जनरेशन को कंपेयर करें 2015 से, यानी उस साल से जिस साल एप्पल ने आज तक की सबसे ज्यादा एनुअल आईफोन सेल्स की थी, तो हमें यह पता चलेगा कि कंपनी के रेवेन्यूज जरूर बढ़े हैं, जिसका मेन रीजन आईफोन की साल दर साल बढ़ती कीमत है, मगर यूनिट सेल्स आज भी 2015 से कम है। अब एक बात यहाँ आप ध्यान से समझिए कि जुलाई 2022 में एप्पल अपनी थर्ड क्वार्टर की अर्निंग्स रिपोर्ट करता है, जो होती है $83 बिलियन। और अगर इस डेटा को हम कंपेयर करें पिछले साल के सेम क्वार्टर की अर्निंग से, जो कि $81.4 बिलियन थी, तो हम सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं कि कंपनी के रेवेन्यूज में 2% का इंक्रीज हुआ है। बट नोटिस करने वाली बात यहाँ पे ये है कि जहाँ कंपनी का रेवेन्यू 2% तो बढ़ा, मगर कंपनी का प्रॉफिट 10% गिर गया। अब एप्पल के लिए फोकस करने वाली बात यहाँ ये नहीं है कि उनका प्रॉफिट गिरा, बट ये कि कहीं ये प्रॉफिट लैक ऑफ इनोवेशन की वजह से तो नहीं गिरा। अभी तक की बातें तो थी नंबर्स की, बट आगे हम बात करेंगे हरकतों की। साल था 2018 जब चिली की ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंज्यूमर्स एंड यूजर्स ने लॉ सूट फाइल की एप्पल के अगेंस्ट फॉर प्लान्ड ऑब्सोलिसेंस। जिनको नहीं पता उन्हें बता दूं कि प्लान्ड ऑब्सोलिसेंस एक ऐसी स्ट्रेटजी होती है जिसमें कंपनी डेलिब्रेट अटेम्प्ट करती है अपने प्रोडक्ट्स को आउट ऑफ डेट, फॉल्टी या यूजलेस बनाने का। और प्लान्ड ऑब्सोलिसेंस कोई सिविल ऑफेंस नहीं है, बल्कि एक क्रिमिनल चार्ज है। 3 साल बाद 2021 में एप्पल ने चिली के तकरीबन 1.5 लाख कंज्यूमर्स को $3.4 मिलियन की कंपनसेशन पे करने के लिए अग्री किया। इवन मार्च 2020 में एप्पल ने आईफोन्स के स्लो होने की वजह से एक लॉ सूट को सेटल करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स में $500 मिलियन पे की। और फ्रांस में भी एप्पल ने अपना केस सेटल करने के लिए 25 मिलियन यूरोस पे किए, क्योंकि एप्पल ने अपने फ्रेंच कंज्यूमर्स को ये इन्फॉर्म नहीं किया था कि नए सॉफ्टवेयर अपडेट्स पुराने आईफोन्स को स्लो कर देंगे। 2017 और फिर 2021 में भी एप्पल ने ये एडमिट किया कि उन्होंने सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू पुराने आईफोन्स को स्लो किया। एप्पल ने ये एक्सक्यूज दिया कि ऐसा उन्होंने पुराने फोन्स के कंपोनेंट्स को डैमेज होने से बचाने के लिए किया। बट इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है,
क्योंकि कुछ इस तरह की अजीब अप्रोच एप्पल की तब भी थी जब उन्होंने आईफोन्स के साथ चार्जर और ईयरफोन्स देना बंद कर दिए थे। तब एप्पल का कहना था कि ये उनका एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली मूव है। अब विडंबना देखिए कि एक तरफ जहां एप्पल ने आईफोन्स के साथ नए चार्जर्स देना बंद किए, वहीं दूसरी तरफ आईफोन के साथ आने वाली चार्जिंग केबल को टाइप सी में कन्वर्ट कर दिया, जिसकी वजह से लोगों को पुराने चार्जर्स को रिप्लेस करके नए चार्जर्स खरीदने पड़े। अब नई खरीद हो रही है तो मतलब कंपनी की कमाई और बढ़ेगी, और फोन के साथ चार्जर प्रोवाइड नहीं करके कंपनी अपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स बचाएगी। अब आप खुद आइडिया लगा लीजिए कि बात यहाँ हमारे वातावरण को प्रोटेक्ट करने की है या मुनाफे को बढ़ाने की। कंज्यूमर इंटरेस्ट के मामले में ब्राजील जैसा देश एक उदाहरण होना चाहिए, जिसने आईफोन की सेल पर तब तक बैन लगा दिया है जब तक वो अपने फोन्स के साथ USB पावर्ड चार्जर्स प्रोवाइड नहीं करते। ब्राजीलियन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एजेंसी सेनाकॉन का ये कहना है कि आईफोन्स के साथ चार्जर्स प्रोवाइड नहीं करके एप्पल अपने कंज्यूमर्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है और उनको एक इनकम्प्लीट प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है। और अगर एप्पल को अपना कार्बन फुटप्रिंट और अपना एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कम करना ही है तो एप्पल उसके लिए दूसरे अल्टरनेटिव कंसीडर करे, ना कि अपने कंज्यूमर्स पे उसका बर्डन डाले। इन सब बातों के बावजूद ग्राउंड रियलिटी ये है कि एक टफ कंपटीशन और स्लो पेस ऑफ इनोवेशन के बाद भी आज आईफोन प्रीमियम स्मार्टफोन मार्केट की सेल्स को डोमिनेट करता है, और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है एप्पल की ब्रांड वैल्यू, और एक ऐसी एस्पिरेशनल वैल्यू जो आपको फील करवाती है कि अगर आप कुछ भी इस ब्रांड का कैरी करते हैं तो आप एक प्रीमियम क्लास को बिलोंग करते हैं। और एप्पल की ये ब्रांड वैल्यू मोस्टली इसके कंज्यूमर्स के उस विश्वास पर भी डिपेंड करती है कि जब भी एप्पल कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगा तो वो एक रेवोल्यूशनरी, एक बेस्ट इन क्लास प्रोडक्ट ही होगा। बट अगर हम ध्यान से एनालाइज करें तो पता चलता है कि एप्पल ने कभी भी एक एंटायरली नई प्रोडक्ट कैटेगरी इन्वेंट नहीं की। इनकी प्रिंसिपल इनोवेशंस ऐसी टेक्नोलॉजीज पर डिपेंड करती हैं जो ऑलरेडी इन्वेंटेड थी। बट एप्पल को हमेशा से ये अंडरस्टैंडिंग रही है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी या प्रोडक्ट को रेवोल्यूशनरी और मार्केट को पूरी तरह डिसरप्ट करने वाला कैसे बनाएं। अब एक प्रॉपर टच स्क्रीन फोन लॉन्च करने के अटेम्प्ट नोकिया और सोनी एरिक्सन जैसी कंपनीज ऑलरेडी कर चुकी थी, बट मार्केट को डोमिनेट आईफोन ने ही किया। स्मार्ट वॉचेस तो मार्केट में एप्पल वॉच से पहले भी थी, बट मार्केट डोमिनेट एप्पल वॉच ने ही की। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि एप्पल अब स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस जैसी टेक्नोलॉजीज पे फोकस ना करके अपना फोकस उन टेक्नोलॉजीज पे कर रहा है जो फ्यूचर डोमिनेटिंग हो सकती है, जैसे कि वर्चुअल और मेनली ऑगमेंटेड रियलिटी जैसी टेक्नोलॉजीज, जिन्हें पॉसिबल बनाएंगे AR ग्लासेस या फिर कह लीजिए स्मार्ट ग्लासेस। अगर ऑगमेंटेड रियलिटी के बारे में आपको बताऊं तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें कंप्यूटर जनरेटेड इमेज, वीडियो, ग्राफिक या फिर डिजिटल इंफॉर्मेशन एक इंसान के रियल वर्ल्ड व्यू पे सुपर इम्पोज होकर दिखने लगती है। अब आप सोचिए कि जो सब इंफॉर्मेशन आप अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन पर देखते हैं वो इंफॉर्मेशन आपको अपनी आंखों के सामने दिखाई देने लगेगी। सो आप इमेजिन कीजिए कि किस तरह ये टेक्नोलॉजी हमारा दुनिया देखने का नजरिया ही बदल के रख देगी। ये टेक्नोलॉजीज इंसान के फ्यूचर को कितना डोमिनेट करेगी, इसका आइडिया आप कुछ फाइनेंशियल फिगर्स को देखकर भी लगा सकते हैं। वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी का मार्केट साइज जो 2019 में तकरीबन $37 बिलियन का था, उसकी साल 2030 तक बढ़कर तकरीबन $1,275 बिलियन होने की प्रोजेक्शन है। और अगर इसे हम आज के स्मार्टफोन्स की मार्केट से कंपेयर करें तो ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट, जिसकी वैल्यू 2021 में तकरीबन $457 बिलियन थी, उसकी एस्टिमेटेड मार्केट साइज ग्रोथ साल 2030 तक बढ़कर तकरीबन $792 बिलियन होने की प्रोजेक्शंस हैं। अब इन फिगर्स का डिफरेंस देखकर आप ये एस्टिमेट लगा सकते हैं कि आने वाला टाइम वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी जैसी टेक्नोलॉजीज का होगा, और तब शायद स्मार्टफोन्स या तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे या फिर एक सपोर्टिंग डिवाइस बन के ही रह जाएंगे। हो सकता है आप में से कुछ लोग सोचे कि बहुत से ब्रांड्स ऑलरेडी स्मार्ट ग्लासेस लॉन्च कर चुके हैं, यहाँ तक कि गूगल जैसे ब्रांड ने तो तकरीबन 9 साल पहले गूगल ग्लास एक्सप्लोरर के नाम से स्मार्ट ग्लासेस लॉन्च किए थे। बट आज भी टेक वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट से वेट
एप्पल स्मार्ट ग्लासेस का किया जा रहा है। स्मार्ट ग्लासेस के फॉर्म में एप्पल उतना ही रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकता है जितना कि एप्पल ने कभी आईफोन के फॉर्म में किया था। देखिए, अभी तक ये पूरी तरह कंफर्म नहीं है कि एप्पल के इन स्मार्ट ग्लासेस के फीचर्स एग्जैक्टली क्या होंगे, बट कुछ लीक्ड इन्फोज और काइंड ऑफ पेटेंट्स जो एप्पल ने फाइल किए हैं उनके बेसिस पर हम इन ग्लासेस के कुछ फीचर्स का आइडिया लगा सकते हैं। इनमें पहला और सबसे इंटरेस्टिंग फीचर हो सकता है इन हेडसेट विजन करेक्शन सिस्टम। मतलब ये सिस्टम कमजोर आई साइट वाले लोगों के लिए ग्लासेस की लेंस पावर को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा और उन्हें अलग से चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिग इनोवेशन। नेक्स्ट फीचर है इमर्सिबल गूगल स्ट्रीट व्यू। मतलब कि जो गूगल मैप्स का स्ट्रीट व्यू हम अपने स्मार्टफोन्स की स्क्रीन पर देखते हैं, वही व्यू हमारे सामने वर्चुअली आ जाएगा और उसका हम 360 डिग्री व्यू एक्सपीरियंस कर पाएंगे। और र्यूमर मिल की माने तो एप्पल इन ग्लासेस में डेप्थ सेंसर्स भी प्रोवाइड करेगा, जिससे इन ग्लासेस को पहनने वाले लोग लो लाइट कंडीशंस में भी प्रॉपरली देख सकेंगे। इसके अलावा आप कॉलिंग कर पाएंगे और अपने मैसेजेस को पढ़ सकेंगे बिना अपने फोन को पॉकेट से निकाले हुए। और स्मार्टफोन की तरह ही इन ग्लासेस में बिल्ट इन HD कैमरास भी होंगे, बट वो एक प्राइवेसी कंसर्न भी बन सकता है, क्योंकि तब आपका कैमरा एक ऐसी पोजीशन में होगा जहां से वो सब देख पाएगा जो आप देख रहे होंगे। एक बात यहां मैं आपको और बता दूं कि एप्पल का फोकस उनके प्रोडक्ट्स के एस्थेटिक्स यानी प्रोडक्ट्स की अपीयरेंस की तरफ काफ़ी होता है। इसलिए हम ये होप कर सकते हैं कि एप्पल के स्मार्ट ग्लासेस रेगुलर ग्लासेस की तरह ही होंगे, ना कि उन बड़े और भारी ग्लासेस की तरह जिन्हें पहन के एक इंसान एलियन की तरह दिखना शुरू हो जाए। एप्पल का ट्रैक रिकॉर्ड देखकर हम ये कह सकते हैं कि दूसरे एप्पल प्रोडक्ट्स की तरह एप्पल ग्लासेस भी एप्पल के इकोसिस्टम का ही एक पार्ट होंगे। तो शायद इनके ग्लासेस को अगर आप यूज़ करना चाहें तो आपके लिए एक आईफोन यूज़ करना भी मैंडेटरी हो जाए। और शायद इस स्ट्रेटजी से एप्पल आईफोन को अगला नोकिया बनने से भी बचा ले। वीडियो में शेयर किए अलग अलग एस्पेक्ट्स पे आप अपनी ओपिनियन नीचे कमेंट करके ज़रूर शेयर करें। और वीडियो अगर आपको एजुकेटिव और एंटरटेनिंग लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। धन्यवाद।